बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। अपने साबका लेक्चर में हमने सबक शुरू किया हुआ था शिराज और किनारे आब रुकनाबाद वगैरह, इब्न इंशा का जो सबक है। आपकी किताब का सफ़र नंबर 88 है, 88। यहाँ से हमने इसको शुरू करना है 87 तक। सफ़र नंबर 87 तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए स्लाइड आपके सामने है। अभी शायद 12 का अमल था और तख्ते जमशेद बाकी था। हमने एक सालम टैक्सी रोकी। सालम टैक्सी का मतलब है ऐसी टैक्सी कि जिसमें बेशक एक ही बंदा बैठे, लेकिन वो सिर्फ उसी के लिए होगी। सालम का वैसे मतलब होता है मुकम्मल, पूरा। ये वैसे ना टैक्सी के लिए इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं होती। ये पहले उस ज़माने में कि जब के तांगे चलते थे, तो ये तांगे के लिए इस्तेलाह इस्तेमाल होती कि फ़लाँ बंदे ने सालम तांगा कराया है। मतलब ये होता था कि वो टांगे को बुक कर लेता था, कोई और बंदा नहीं बैठता था। ठीक है, टैक्सी तो ज़ाहिर है बंदा एक ही करता है ना। उसने 15 तोमान कहे। तोमान जो है ये ईरान के सिक्के का नाम है। जैसे हमारा सिक्का जो है रुपया है ना, या पैसा है, तो इसलिए उनका सिक्का जो है तोमान है। हमने 10, आखिर 12 तय हो गए। ड्राइवर का नाम मंसूर था और उसने दावा किया कि मुझे थोड़ी अंग्रेजी भी आती है। ये दावा उसके हम नाम मंसूर के दावा अनल हक से भी ज्यादा मबालगा आमेज था। अच्छा, ये इसका नाम ना मंसूर है, और इससे पहले मंसूर हल्लाज नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्होंने ना अपने एक रूहानी कैफियत में ना नारा लगा दिया था, अनल हक। हक का मतलब तो ज़ाहिर है ये है कि मैं हक हूँ। हक अल्लाह का नाम है ना। तो इस नारा, ये जो है ना अनल हक कहने की पादाश्त में, सज़ा में, उन्हें फिर ना फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये एक सच्चा कैरेक्टर है। ये जो अब्बासी खुलफा है ना, उनमें से मुस्तनसर बिल्ला एक अब्बासी खलीफा थे, उनके ज़माने में ये थे मंसूर हल्लाज। ठीक है, बगदाद का ये वाक़या। अच्छा जी, यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो मंसूर था ना, इसका ये अंग्रेज़ी बोलने का दावा जो है, इससे पहले जो मंसूर गुज़रे थे हल्लाज, उनके दावा अनल हक से भी ज़्यादा मुबालगा आमेज़ था। मुबालगा आमेज़ जिसमें बहुत बढ़ा-चढ़ा के बात की गई हो। क्योंकि असल में उसे सिर्फ़ एक लफ्ज़ आता था, यस, और इसे वो मुसलसल और मुतवातर इस्तेमाल करने पर मुसिर था। मुसिर था, इसरार कर रहा था, ज़िद कर रहा था। हम फ़ारसी में लंबी-चौड़ी गुफ्तगू करते थे और वो यस कहकर फ़ारिग हो जाता। गुफ्तगू कमोबेश यूँ रही थी। सवाल फ़ारसी में, यानी ये आप फ़ारसी में सवाल कर रहे हैं, इसलिए कि जो इब्न इंशा है इन्हें फ़ारसी आती थी। जैसे कि पीछे हमने ज़िक्र भी किया है, देखें कि उन्होंने अपने बचपन में गुलिस्तान बोस्तान पढ़ी हुई थी। मियाँ मंसूर, तुम शिराज़ के रहने वाले हो या बाहर के? जवाब, यस। सवाल, यहाँ से इस्फ़हान कई कोस पर है? कई कोस पर यानी कितना दूर है? कोस फासला नापने का एक पैमाना, जैसे होता है ना किलोमीटर, मील, इसी तरह कोस भी एक फासला नापने का एक पैमाना है। जवाब, यस। सवाल, हमारा जहाज 3:30 बजे रवाना होता है या 4 बजे? ये उस जहाज के बारे में पूछ रहे हैं कि जिससे इन्होंने फिर वापस जाना है। जवाब, यस। आखिर हमने नहायत आजिज़ी से कहा कि हम अंग्रेज़ी नहीं समझते, फ़ारसी में गुफ्तगू करो। बहरहाल अंग्रेज़ी कैसी भी हो, टैक्सी मंसूर की अच्छी थी और खूब चलती थी। रास्ते में हमने पूछा, अफ़सोस रुकनाबाद नहीं देखा। रुकनाबाद एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है, जहाँ आगे ज़िक्र आएगा। हाफ़िज़ जो है ना, हाफ़िज़ शिराज़ जो मशहूर शायर है ना ईरान के, जिन्हें सिर्फ़ हाफ़िज़ कहा जाता है, वो रहने वाले थे। उनके बारे में मशहूर है कि वो सारी ज़िंदगी इस छोटे से कस्बे से कभी बाहर नहीं गए, इतनी मोहब्बत थी उन्हें इस इलाके से। उस वक़्त हम एक नाले के पास से गुज़र रहे थे। मंसूर ने कहा, आका, यही रुकनाबाद है। आका फ़ारसी में ना सर का मुतबादिल लफ़्ज़ है ना, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना सर इधर देखें, तो फ़ारसी में कहेंगे आगा इधर देखें। आगा और आका फ़ारसी में मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं। काफ़ और ग़ाइन जो है ना, ये हम-मानी आवाज़ों के लिए लिए जाते हैं, ठीक है? यानी फ़ारसी बोलने वाला अगर आका कहे ना, तो वो उसको आगा कहेगा। ये एक सूखा नाला था। सूखा नाला जिसमें पानी नहीं था। हाफ़िज़ साहब यहीं सैर करके खुश हो जाते थे। हाफ़िज़ शिराज़ी, जिनकी बात मैंने भी की। मंसूर ने कहा, बहार के मौसम में आइए और सब्ज़े की बहार देखिए। ये मौसम शिराज़ देखने का नहीं है। घाटियाँ आती थी, गुज़र जाती थी। आखिर घाटी कौन-सा इलाका होता है? जो 2 पहाड़ों के दरमियान हो, ठीक है? इसका ये मतलब है कि जहाँ का ये ज़िक्र कर रहे हैं, रुकनाबाद का, यहाँ पहाड़ी इलाका है, ठीक है? आखिर 55-60 मील जाने के बाद उफ़क़ पर दारा के महल के मीनारों की तहरीर नज़र आई। आखिर आ गया ना तख़्त-ए-जमशेद।
12:30 بج رہے ہیں اور دھوپ خاصی تیز ہے۔ دارائے اعظم کا شہر ازار سامنے ہے۔ ازار، ازار کا ویسے مطلب ہوتا ہے گال، ٹھیک ہے، گال، چیک، منہ کا یہ حصہ، ٹھیک ہے۔ تو شہر ازار کا مطلب ہے خوبصورت شہر، پیارا شہر۔ حد نظر تک محلوں کے خرابے، خرابے کا مطلب ہے تباہ حال، گرے ہوئے محل، یعنی اس کے جو محل گر جائے اس کے جو باقی ماندہ حصے ہوتے ہیں۔ اور ستونوں کی کتاریں نظر آتی ہیں۔ 2500 سال پہلے یہیں تیسرے دارا اور اسکندر اعظم کی فوجوں کا یدھ ہوا تھا۔ یدھ ہوا تھا یعنی جھگڑا ہوا تھا، مطلب جنگ ہوئی تھی۔ اور دارا زخمی ہو کر اسی جگہ کھیت رہا تھا، کھیت رہا تھا یعنی اسی جگہ فوت ہو گیا تھا۔ یہ دارا جو ہے نا، یہ قدیم ایرانی جو بادشاہ گزرے ہیں ان کا ایک لقب تھا، یعنی صرف ایک یہ اس نام کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ اس نام سے کئی بادشاہ گزرے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ تیسرے دارا جو ہے اس کا نا آمنا سامنا جو ہے اسکندر اعظم سے ہوا تھا۔ جہاں اب پیپسی کولا کا سٹال ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہر مصنف جب اب سیر کر رہا ہے تو یہ اس جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نا یہاں جہاں پیپسی کولا کا سٹال ہے اس جگہ، اس میدان میں ان کی لڑائی ہوئی تھی اور دارا ادھر کہیں گر کر مر گیا تھا۔ پیپسی کولا تو ایک طرف ہے، اس وقت اس غریب کے منہ میں کوئی پانی چوانے والا بھی نہ تھا۔ پانی چوانے کا مطلب ہے منہ میں پانی ٹپکانا۔ یہ دیکھیں یہ لفظ نا پنجابی میں ہم بولتے ہیں، تو پیچھے ہم نے تعارف میں پڑھا نا کہ ابن انشا بولے بسرے الفاظ اور مختلف زبانوں کے الفاظ بڑی خوبصورتی سے نا اپنی تحریر میں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو امریکی ایمبولینس جہاں کھڑی ہے بہت بعد میں پہنچی، اور شیراز کا مشہور نمازی ہسپتال بھی کوئی 2500 سال دیر سے بنا۔ یہ باتیں نا وہ مذاقن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، طنزاً ہے نا، وہ تو قبل مسیح کی جو بات ہے نا، اسکندر اعظم تو قبل مسیح میں دیکھے فوت ہے۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے جو سال تھے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو امریکہ اور اس کے ایمبولینس اور یہ پیپسی کولا یہ تو اب کی باتیں ہیں نا، موجودہ دور کی، جب یہ مصنف وہاں گیا تو وہ تو پرانی باتیں ہیں جب وہ وہاں گرا تھا اور اسی طرح بغیر پانی پیے اس کو وہاں مرنا پڑا۔ دارا سے بھی ہماری ملاقات پرانی ہے۔ اس زمانے میں ہم اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں پڑھتے تھے۔ اسکندر اعظم کے ہاتھوں دارا کی شکست اور تباہی کا حال پڑھ کر چنداں افسوس نہ ہوا تھا، چنداں ذرا بھی، کچھ بھی، کیونکہ اسکندر اعظم کو ہم مسلمان سمجھتے تھے۔ اسکندر اعظم پر ہی کیا موقوف ہے، جتنے ناموں میں فے، قاف، غین، زوئے وغیرہ نظر آئیں وہ ہندو تو بہرحال نہیں ہو سکتے تھے۔ مثلا فیلکوس، ارسطو، افلاطون، فیثاغورس، سقراط، بکرات، یہ سارے پرانے فلاسفر ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات نا یہ یہاں تنظن کر رہے ہیں ہمارے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان ناموں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہی ہوئے ہوں گے۔ اور ان دنوں ہمارے نزدیک قومیں فقط دو تھیں، ہندو اور مسلمان۔ یہ تحریک پاکستان چل رہی تھی نا، ظاہر ہے، تو اس وقت نا ہندوستان میں گویا دو قوموں کا سفر تھا، دو قومی نظریے والی جو بات ہے۔ افسوس ہوتا تھا کہ اسکندر دریائے بیاس کے مغربی کنارے سے کیوں لوٹ گیا، ہمارا گاؤں بیاس کے مشرق میں کوئی زیادہ دور تھوڑی تھا۔ اے آمدنت باعث آبادی ماں، یہ نا جو جملہ ہے نا، یہ فارسی میں لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ جب کسی کو ویلکم کہتے ہیں نا، خوش آمدید کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے آنے والے، تمہارا آنا ہمارے لیے بہت اچھا ہے، تمہاری وجہ سے ہی یہ ہماری آبادی میں رونق پیدا ہوئی ہے، ہماری اس ملک میں، ہمارے اس علاقے میں رونق پیدا ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو یہ بیاس کا ذکر یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسکندر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ علاقوں پہ علاقے فتح کرتا ہوا جب ہندوستان میں یہاں آیا، یہ جیلم کے پاس نا، دریا بیاس کے پاس، تو گجرات کے پاس، سوری، جیلم سے آگے ہے نا بیاس، تو وہاں دریا بیاس کے کنارے اس کو ملیریا ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے یہ وہیں فوت ہو گیا، اور اس کی لاش پہ اس کے سپاہی واپس یونان لے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے نا یہ مذاکراً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ اتفاق ایسا ہے کہ یہاں دریا بیاس کے پاس ہی نا یہیں ابن انشا کا گاؤں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں میں بھی آتا، تھوڑی رونق مہلا ہوتا۔ یہ جو چٹانوں کا سلسلہ تخت جمشید کے پس منظر میں نظر آتا ہے کوہ رامت کہلاتا ہے، پہاڑ کا نام ہے کوہ رامت۔ تخت جمشید کو جمشید کیوں کہتے ہیں؟ کوہ رحمت میں رحمت کی کیا بات ہے؟ اور وہ جو ہم نقش رستم دیکھنے جائیں گے اس سے رستم کا کیا تعلق ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔
यहीं के ही तख्त जमशेद से 100 साल पहले फिरोज आजम का बिना करदा यानी बनाया हुआ शहर पाजरगाद था, और इन्हीं नवाहात में उस तखर की आबादी थी। उस तखर तो अहद इस्लाम में कई सदियों तक मशहूर रहा। उस तखर वैसे चट्टान को कहते हैं, ठीक है, बड़ी चट्टान, बुलंद चट्टान। अब ये तीनों शहर महज खराबे हैं, खराबे यानी बर्बाद शुदा उनकी ना हालत में मौजूद है। ये शहर खा गई किसकी नज़र किसे मालूम। खंडरात की कुर्सी जमीन से कोई 30-40 फुट ऊंची है। कुर्सी का मतलब है स्टेज, जगह जहां वो खंडरात मौजूद है, और उस पर चढ़ने के लिए चौड़ी सीढ़ियों का सिलसिला है। इन सीढ़ियों पर घोड़े माँ सवारों के टापे मारते चढ़ते थे। लीजिए, अब मुसत्ता मैदान है। मुसत्ता यानी हमवार, एक जैसा। बहुत से महलों में तो मीनारों के फकत ठूंठ बाकी हैं। ठूंठ का मतलब होता है पौधे का वो हिस्सा कि जो काटने के बाद ना जमीन पर बाकी रह जाए। खास तौर पर जैसे मकई होती है, मकई हम काट देते हैं ना ऊपर से, तो जो वो खेत में छोटे छोटे उसके हिस्से रह जाएंगे जड़ें वाले, उसको ठूंठ कहा जाएगा। या कोई बड़ा पौधा अगर काटें तो उसको इस तरह काटें कि वो ऊपर से तो काट दें लेकिन नीचे से कोई फुट या इससे थोड़ा रह जाए तो कहेंगे कि फलां दरख्त का ठूंठ बाकी है। बाकी बाज मनारे अब भी आसमान से बातें करते नजर आते हैं। दीवारें कई कई फुट तक कायम हैं, और दरवाजे तो अक्सर जगह 2500 साल से यूं ही खड़े हैं, और इनकी नक्काशियों का जलाल कायम है। जलाल का यहाँ मतलब है अजमत। नक्काशी होते हैं ना, ऊपर फूल, बेलें, बूटे बने होते हैं। देखें ये कैसा कमाल है कि 2500 साल पुराने जो वो मीनार हैं उन पर ना ये बेल बूटे अभी तक है, बिल्कुल ठीक है, नजर आते हैं। कहीं शेरों के मजस्मे हैं, कहीं बैलों के बुत। यहाँ हम्माम था, यहाँ दीवाने खास था। अब आप धूप की परवाह न करते हुए चलते चलिए। अच्छा, हम्माम, आजकल तो हम हम्माम कहते हैं ये नाई की दुकान के साथ जहाँ सिर्फ नहाते हैं। पुराने वक्तों में ना ये हम्माम एक पूरा मकान होता था, पूरा कमरा जितना हमारा कमरा होता है ना इतना। और उस हम्माम में आके ना सारे लोग नहाते थे, ठीक है। इसलिए ये मुहावरा मशहूर है, एक हम्माम में सब नंगे। और माँ में आके जरा नहाते थे तो फिर तो कपड़े उतार के नहाते हैं ना, सिर्फ एक अंडरवेयर पहना होता है। तो हमाम पूरा कमरा होता था, उसके दरमियान में तालाब होता था। अमूमन जो पुराने वक्तों का है ना वो इस तरह होता था। तो यहाँ हमाम से ये मतलब है, ठीक है। दीवाने खास का मतलब है बादशाह का वो कमरा कि जहाँ बादशाह अपने खास आदमियों के साथ मीटिंग करता था, इसे दीवाने खास कहते हैं। अच्छा, महलों की वसअत से ना, अगला सफा, ना घबराइए, आखिर बनाने वाले अपने जमाने के जहां पनाह थे। जहां पनाह का लफ्ज़ी मतलब होता है दुनिया को छुपाने वाले, यानी बादशाह, बड़े अजमत और रोब दबदबे वाले बादशाह। उस जमाने में आपको कौन यहाँ घुसने देता। जाहिर है जब बादशाह का महल जहाँ था तो महल में तो ऐरा गैरा तो नहीं जा सकता हूँ, जैसे कि अब लोग वहां सैरो सयाहत के लिए जा रहे हैं। वो उन सयाहों की हड्डियां भी गल गईं जिन्होंने अपने नामों को दवाम अता करने के लिए इन्हें मुख्तलिफ दरवाज़ों और महराबों पर ठीकरियों से कंधा कर दिया है। कोई कतबा जर्मन में है, कोई फ्रेंच में है, एक 1896 का है न्यूयॉर्क टाइम्स के नामा निगार का, एक की तारीख 1858 है, एक 1836 का भी है। सहनों, सहनचियों, ऐवानों में से गुजरते हुए एक म्यूजियम में पहुंचे। अच्छा, ये जो कतबे हैं ना, ये मुख्तलिफ लोग जाते हैं ना सैरो सियाहत के लिए, तो बाद लोगों को शौक होता है वो अपने नाम का ना छोटा सा एक नेम प्लेट जैसे होती है ना, ऐसे लिख के अपना नाम, अपने वतन का नाम और तारीख लिख कर ना उस जगह मेख से ना ठोक देते हैं, ताकि बाद में कोई आने वाला देखे तो उसे पता चले कि फलां वक्त में कोई यहाँ इस नाम का सैयाह आया था। तो अब देखें ना, ये तो 2500 साल तो पुराने ये महलात हैं, और ये जो लोग गुजरे हैं इनको बिना मरे हुए कोई 100 साल होने वाले हैं, ठीक है। बल्कि 70-80 साल होने वाले हैं जब ये मुसन्निफ वहां गया है। ये 1836 वाला तो खैर ना 100 साल कर ही गया था, ज़ाहिर है। अब मुसन्निफ जो है ये 1950 के बाद गया ना, 1960-70 में। तो उस साल ये भी देखें, ये भी सेंचुरी कर गया था, ये अलबत्ता सेंचुरी से जरा कम था। छोटा सा म्यूजियम है क्योंकि यहाँ के आसार कुछ तेहरान चले गए, कुछ अपने आबा की किताबों की तरह लंदन और पेरिस में। ये जो है ना आबा की किताबों की तरह का जो है ना इशारा असल में अल्लामा इकबाल के उस शेर की तरफ है जिसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो हमारे आबा अजदाद की किताबें हैं वो लंदन के अजायब घरों में पहुँच गई हैं, ठीक है।
किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में जो दिल होता है सी पारा, वो वाला शेर। ये पहले फर्स्ट शेर में शामिल थे अल्लामा इकबाल की नज़म, अब खत्म, अब उसमें से निकल गई है। आबा का मतलब है आबाओ अजदाद, बुजुर्ग बड़े। तख्ते जमशेद के म्यूज़ियम में ज़्यादातर छोटे बड़े मटके मटकियां हैं, जली हुई लकड़ी के कुछ टुकड़े भी, क्योंकि आखिर सारा महल आग के सुपुर्द कर दिया गया था। तख्ते जमशेद में सबसे रफ़ी उश शान महल तो दारा का है। रफ़ी उश शान बहुत बड़ी शान वाला, अजीम, खूबसूरत। दूसरे नंबर पर उसके जाननशीन खरखशाश अव्वल का सद सतून महल। इसका नाम अपादाना है, जिसको दारियुश दारा अव्वल ने शुरू किया। ठीक है, अब दारियुश इसका असल नाम है, और दारा अव्वल इसने अपना टाइटल ना दारा रखा था, जहाँ से ये फिर दारा की सीरीज शुरू होती है, और इसके बेटे ने मुकम्मल किया। याद रहे कि इस्कंदर से लड़ते हुए जो शहनशाह मारा गया वो दारा नाम का तीसरा बादशाह था, यानी ये नहीं था दारियुश। ठीक है, इसी तरह कई बहराम हुए हैं और कई खरखशाश। ये भी ना, खरखशाश और बहराम भी उनके लकब के तौर पर मशहूर थे। मुख्तलिफ बादशाहों ने अपने नाम के साथ ये लगाया, यानी असल नाम कुछ और था, साथ ये भी लगा देते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुराने वक्तों में ना रोम के बादशाह अपने नाम के साथ कैसर लगा देते। ठीक है, कैसर फलां, कैसर फलां, कैसर फलां, ऐसे ही इनके यहाँ ये रवाज था। अपादामा के 13 सतून अभी बाकी हैं, और महल के मशरकी जीने पर शाह मुअज़्ज़म की खिदमत में 28 कौमों के लोगों को नजरें लाते दिखाया गया। नजरें तोहफे तोहफ़। इसके पहलू में दारा का प्राइवेट महल जो तकारा कहलाता है, और इसके दरवाजे पर शाह के एक इफरीत से लड़ने और इसके सर में तलवार भोंकने की तस्वीर मुर्तसम है। इफरीत बला या ड्रैगन, ठीक है, बड़ा सांप उससे, और उसके सर में तलवार भौंकने का मतलब है उसके सर में तलवार मारना। बादशाह की दाढ़ी और कपड़ों में जवाहरात टिके थे, अब फकत सुराख बाकी है। यानी जो असल तस्वीर है ना, उसमें क्या था, जवाहरात लगे हुए थे। फिर क्या हुआ, जाहिर है जब ये सारी चीजें गिर गई, महल गिर गया, तो लोगों ने वो जवाहरात वहां से निकाल लिए, तो अब वहां दीवारों में सुराख रह गए। इस तरह एक निजी महल खरखशाश अव्वल का भी, फिर एक मलका का महल जिसमें खुद्दाम और लोंडियों के लिए हुजरे हैं, जो इमारत म्यूजियम की है, वो पहले इस्तिकबाल गाह थी। इस्तिकबाल का जैसे आजकल होता है ना, किसी भी हमारा वो जो बड़ी बिल्डिंग में है ना, उसमें जाए तो कहते हैं इस्तकबालिया पर जाए, रिसेप्शन। नक्शे रुस्तम तख्ते जमशेद से 4-6 मील आगे है। हमने जी में सोच लिया था कि वहां जाने के 2-4 तोमान ड्राइवर को और दे देंगे। अच्छा, अब इन्होंने देखे ना, शुरू में जो तय किया ना उससे मंसूर से कराया, वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक के लिए, एक मुकाम तक के लिए, बाकी उससे फिर बात नहीं की कि भाई वहां जाएंगे तो तुम कितना लोगे। बस इन्होंने अपने दिल में सोच लिया कि इतने ही पैसे बनते हैं। अच्छा, इसका क्या नुकसान हुआ, आखिर में जाके उसने झगड़ा कर दिया, और अपने जितना वो कह रहा था उतना ही उसने फिर पैसे दिए। हमने कहा मियां मंसूर, चलो नक्शे रुस्तम के नकूश तो सड़क पर ही से नजर आ जाते हैं, बाकी रहे दीवार में बने हुए हुजरों में ताबूत, इनके देखने में 5-10 मिनट लगेंगे। इन हुजरों के दहाने सड़क से कुछ 100 फुट से ज्यादा ऊंचे होंगे। दहाना मुंह। पुरानी तहरीरों के, अगला सफ़ा जी, सफ़ा नंबर 91 के मुताबिक वहां तक रस्सों से चढ़ते थे, ताबूत भी यूं ही खींचे गए थे। अब एक तंग गोल जीना लोहे का लगा दिया गया है। इन मकबरों और ताबूतों का हिस्सा बहुत तंगो तारीक है, पहाड़ को अंदर से खोद कर बनाया गया है। बाहर सड़क के रुख की तस्वीरें और कतबे सासानी बादशाह उर्द शेर के हैं, यानी 3री सदी ईस्वी के। एक जगह बहराम दरबार लगाए हुए है। इन ताबूतों में एक तो दारियुश अव्वल का बयान किया जाता है, दूसरे के मुतल्लक कियासात और इख्तलाफात हैं। लीजिए साहब, जो शहर सदियों में बसे और इस्कंदर को आकर ढाने पड़े, हमने 2.5 घंटे में देख लिए। अब फिर हम थे और शिराज की सड़क, जिस पर मंसूर की टैक्सी 60 मील की रफ्तार से फराटे बढ़ते बढ़ती जा रही थी। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा है ना, इसमें एक हल्का सा तंज है। शहर जो है वो आसानी से नहीं बसते, लेकिन जब उसे कोई गिराने वाला आता है तो बहुत कम अरसे में ना उस सारे शहर को तबाह व बर्बाद करके ना चला जाता है। मीर तक मीर का ना शेर है ना, कि बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ठीक है, तो ये शेर का एक मिसरा है ना, मीर तकी मीर के शेर का।
تو ظاہر بستیاں جو ہیں وہ بڑے لمبا عرصہ گزرتا ہے، پہلے 2 بندے آ کے رہتے ہیں، پھر 3، پھر 4، پھر یوں ہی کرتے کرتے نا وہاں پورا شہر بن جاتا ہے۔ آپ باقی چھوڑیں، مکہ مکرمہ جو ہے نا، دیکھیں نا قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی کو جا کے وہاں ریگستان میں چھوڑا، تو وہاں جا کے چھوڑا، کوئی بھی بندہ وہاں نہیں تھا۔ تو پھر دیکھیں ان کی وجہ سے جب وہاں آب زمزم نکل آیا تو ان کو دیکھ کے وہاں ایک اور قافلہ نکلا، پھر قافلے والوں نے ان سے اجازت لی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، پھر وہاں ایک بستی بن گئی، پھر بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اب دیکھیں خانہ کعبہ شریف کے گرد جو مکہ مکرمہ ہے وہ کتنا خوبصورت شہر ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح بنا ہے؟ شہر تو ایسے ہی بنتی ہے نا۔ تو یہاں یہ مصنف کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ شہر جو ہے یا بستی جو ہے وہ کئی 100 سال لگتے ہیں بستی ہے، لیکن اس کو گرانے والا، تباہ و برباد کرنے والا آ کے اس کو فوراً گرا دیتا ہے، جیسے کہ اسکندر نے جا کے اس کو شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ خیر، ہم نے اپنے جی ہی جی میں حساب جوڑا 12 تومان تخت جمشید تک، وہ جیسا کہ رستے میں طے ہو گیا تھا 10 تومان، واپسی کے کل 22، نقش رستم تک جانے کے 2 3 4 5 سمجھ لیجئے، شہر سے ہوائی اڈا دور نہیں، 2 3 اس کے بھی، گویا 30 تومان۔ چلیے منصور بھی خوش ہو جائے گا، لیکن من درچے خیالم و فلک درچے خیال، یہ فارسی کا محاورہ ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور میرے بارے میں آسمان کیا سوچتا ہے۔ آسمان سے مراد ہے مقدر، کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، میں کیا سوچتا ہوں اور میری تقدیر میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا، آگے نا اس کا ذکر یہ کر رہے ہیں خود ہی۔ تخت جمشید سے واپسی پر شیراز کی سڑک پر فراٹے بھرتے ہوئے حافظ و سعدی کے ذکر لطیف میں بات سے بات نکالتے ہوئے منصور نے کہا، آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ ہم نے کہا برادر بے جان برابر۔ برادر بے جان برابر کہ تم میرے بھائی ہو، میری جان کے برابر ہو، کوئی بے اعتباری ہے کیا؟ تمہیں خوش کر دیں گے۔ بولے نہیں، یہ بات تو نہیں، یہ ٹیکسی ہی آپ کی ہے، آئندہ جب کبھی جناب عالی شیراز تشریف لائیں تو اس خانہ زاد منصور کو یاد رکھیں۔ خانہ زاد کا مطلب ہے وہ آدمی کہ جو ایک ہی گھر میں اکٹھے پیدا ہوئے ہوں، جیسے بہن بھائی، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھیں نا اس نے کیسی خاکساری اور عاجزی کا اظہار کیا۔ آگے دیکھیں وہ کرتا گیا ان کے ساتھ، اس ناچیز کے ہوتے کسی اور سے آپ خدمت لیں گے تو میرا دل توڑیں گے۔ ہم نے کہا واہ، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ایئرپورٹ پر پہنچے کر ہم نے 22 یا 25 کی بجائے جو ان کا حق ہوتا تھا 30 تومان منصور صاحب کی مٹھی میں دے دیے۔ بولے یہ کیا، یہ 30 ہیں، اتنے تو میں نہیں لوں گا۔ ہم نے کہا لے لو لے لو، ہم کوئی بطور بخشش یا انعام تھوڑا ہی زیادہ دے رہے ہیں، ان 5 تومان کو ہمارا دوستانہ نذرانہ سمجھ کر قبول کرو، تکلف نہیں کیا کرتے۔ لیکن منصور صاحب ناک منہ چڑھا کر بولے جناب 35 سے 1 تومان کم نہ لوں گا۔ مصنف کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ اس نے لے رہا ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس کو کچھ زیادہ پیسے دے دیے، اصل بات کیا ہے کہ وہ زیادہ مانگ رہا ہے۔ اب دیکھیں ان کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ 35 وہ کیسے؟ ہم نے پوچھا۔ 12 جمع 10 تو 22 بنے، تھوڑا اوپر لگا لو 25 ہو گئے۔ چلو 2 اور صحیح، لیکن 35 کیسے؟ بہت سی فارسی بول کر فرمایا حساب کو چھوڑیے 35 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے بڑی تیز سے فارسی کے ساتھ بولی اور کہا کہ کل 35 روپے بنتے ہیں، آپ چھوڑیں حساب کتاب کو۔ ہم ٹیکسی سے نکل چکے تھے، لیکن وہ بھلا مانوس جو تھوڑی دیر پہلے تک خانہ زاد بنتا تھا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ جناب 35 دیجئے 35۔ اچھا ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے ٹیکسی والے ہوتے ہیں نا، راضی ہو جائے گا، چپ کر کے چلا جائے گا، تو وہ ان کے آگے ہی کھڑا ہو گیا۔ یہ لفظ ہے نا بلا مانوس، میں نے کہا ہے، آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ بلا مانس، مانس نہیں ہوتا، اصل لفظ کا مانوس ہی ہے۔ مانوس کا ویسے مطلب ہوتا ہے جانور، بلا مانوس کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور کہ جو دوسری بھلائی سوچے، یعنی اچھا آدمی، شریف آدمی۔ تو ویسے اردو میں عام طور پر لوگ اس کو ماس پڑھتے ہیں، بلا ماس، ماس نہیں ہوتا، مانوس ہے، نون کے اوپر پیش آتے بلا مانوس۔ اب ہوائی اڈے کے حمال اور دوسرے بے فکرے تماشائی آن جمع ہوئے۔ حمال کلی، اور بے فکرے جو ایسے ہی نہ بیٹھے ہوئے کسی کو چھوڑنے آئے ہیں یا کسی کو لینے آئے۔ وہ ظاہر ہے 2 آدمیوں میں ذرا نا کوئی جھگڑا شگڑا ہوتا، آپ نے دیکھا نا کیسے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ چلو تماشا دیکھیں، تو ایسے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے؟ منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا، ممکن ہے ہم مقدمہ جیت بھی جاتے، لیکن اصفہان کا جہاز ضرور چھوٹ جاتا، ٹھیک ہے؟ فریاد کرنا، کسی کے سامنے اپنی بات
रोते हुए पेश करना। इस्तिगासा का मतलब होता है किसी से मदद तलब करना। बस हमने कहा लो मियाँ 35 तोबान कुर्बानत शवम। कुर्बानत शवम का मतलब है कि तुम्हारे सदके, तुम पर कुर्बान जाऊं। तुम तो कहते थे टैक्सी आपकी है। मंसूर ने ना हमारे सलाम का जवाब दिया और ना कोई और बात की। टैक्सी ले, ये जा वो जा। ये उनकी किताब है इब्ने बतूता के ताक़ुब में, उनका सफ़रनामा है, उसमें से ये सबक मुंतखब किया है। तो ये हमारा सबक था। अच्छा, आपने देखा कैसी दिलचस्प ज़ुबान में और कैसे खूबसूरत अल्फाज ना वो इस्तेमाल करते हैं अपनी बात में। अच्छा, अब आप देखें इसमें ख़ास बात ये भी है, ये ईरान गए हुए हैं, ईरान की जो सरकारी ज़ुबान है वो है फ़ारसी, लोग भी फ़ारसी बोलते हैं। तो अब आप देखें इस जो हमारे सामने सबक है इसमें देखें ना कि फ़ारसी के अल्फाज भी उन्होंने बग़ैर ये जतलाए या बताए कि मैं फ़ारसी बोल रहा हूँ, उन्होंने कैसे ना फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे ये हो गया, जैसे ऊपर उन्होंने शेखज़ादी का शेर इस्तेमाल किया था, फिर और इस तरह की बीच-बीच में चीज़ें। तो इसी तरह इब्ने इंशा को ना बड़ी ग्रिप हासिल थी लिखने पर ना, कि वो जिस तरह की सिचुएशन बयान करना चाहें, लिखना चाहें, वो बड़ी ना रवानी से उस तरह की चीज़ें लिख लेते थे। अच्छा जी, इसके बाद मश्क आ जाती है, मश्क अभी देख लेते हैं, मैं स्लाइड्स है आपसे फिर अगले लेक्चर में शेयर करूँगा। आप सिर्फ ये देख लें कि इसमें सवाल क्या-क्या है। ये जो सवाल है इन सब के स्लाइड में जवाबात मौजूद होंगे। और ये जो है ना दूसरा सवाल जुमलों की वज़ाहत करें, ये मैंने पहले कहा था, ये पेपर में भी आ जाते हैं कभी-कभी, लेकिन ये असल में इस तरह है कि इसकी तशरीह करना मुश्किल नहीं है। मसलन ये थोड़ा-थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये इसका ना बैकग्राउंड क्या है, जुमला कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो बड़े आराम से आप ना इसकी वज़ाहत कर देते हैं। मसलन ये जुमला, ना ज़ुबान से इलाका, ना अदब व तहज़ीब से निस्बत, एक कैमरा लटकाया, मेम को साथ लिया, जहाँ की तारीफ़ सुनी, उधर सुधारे। ये जुमला इब्न इंशा ने अमेरिका में उस वक़्त बोला था कि जब वो उन्होंने अमेरिका में ना सॉरी ईरान में कुछ अमेरिकी टूरिस्टों को घूमते फिरते देखा। तो उन्होंने क्या कहा कि ना तो इनको फ़ारसी आती है, ना इनकी ये कल्चर और तहज़ीब है, फिर भी देखें एक कैमरा लेके और अपनी बीवी को साथ लेके ना यहाँ पहुँच जाते हैं। पता नहीं इन्हें यहाँ क्या मिलता है। तो ये इस तरह के ना ये जुमले हैं। तो ये इनकी तशरीह का ये मतलब होता है कि आप थोड़ी वज़ाहत कर दें कि ये जुमला कहाँ इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, इसको इसलिए मैंने स्लाइड में नहीं लिखा कि ये आसान है, आप खुद कर लेंगे। इमदादी फ़ेल जो है ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये प से पहले ना दूसरे-तीसरे सबक में जो हमने पढ़ा है ना शुरू से, उसमें ये इमदादी फ़ेल आता था। ख़ैर अब मैं दोबारा इसको दोहरा दूँगा उधर से। फिर है अल्फ़ाज़ जुमलों अल्फ़ाज़ व तरक्की को इस जुमले में इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। ये अल्फ़ाज़ जुमले आपको स्लाइड में मिल जाएँगे। और सफ़रनामे की तारीफ़ करें, उनके फ़नी लवाज़मात लिखें। ये जो सफ़रनामे की तारीफ़ है, ये मैंने इसलिए नहीं लिखी कि जो आपका अगला सबक है ना इससे रोम ज़िंदा शहर, मुर्दा शहर, उसके आखिर में सफ़रनामे की तारीफ़ मौजूद है। आपने वहाँ से देख के इसको याद कर लेना है, वो ठीक है, मुनासिब तारीफ़, ठीक है? अच्छा भई, अब आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी मश्क से इब्तिदा करेंगे और फिर अपने अगले सबक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।